हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का इनकम टैक्स का पेपर। हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और अप्रोच कैसे करना चाहिए था एंड फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, इसे हम प्रॉपरली कवर करेंगे। तो देयर बाय आप इन क्वेश्चंस को पहले रीड कर लें अच्छे से, एंड रीड करने के बाद मेरे साथ साथ अगर आप इसे देखेंगे सुनेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए था। सो हमारे पेपर के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और हिस्टोरिकली ये हमेशा आपका कोर पीजीबीपी से आता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत हाउस प्रॉपर्टी, कभी कभार थोड़ा बहुत सैलरी, थोड़ा बहुत कैपिटल गेन, थोड़ा बहुत अदर सोर्सेस, थोड़ा बहुत डिडक्शंस, थोड़ी बहुत सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ये सब भी डाल दी जाती है। बट जो कोर होता है वो हमारा पीजीबीपी चैप्टर से निकल के आया होता है। तो आपने ये क्वेश्चन पहले रीड कर लिया होगा, तो अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो पहले टेलीग्राम चैनल पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को आप रीड कर लें हमारे, ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि हाँ भाई क्या क्या पूछा हुआ है, एंड देन उसके बाद इस वीडियो सेशन को सुने ताकि आप थोड़ा इजीली कैच कर पाए हम क्या कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम क्विकली इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनल आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, रमन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज्ड 62 इयर्स। ध्यान रखना ये एज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे जाके अगर ऑल्टरनेटिव रिजाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना रहा तो एज की वजह से स्लैब 3 लाख का हो जाएगा, इसीलिए एज 62 इयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल हो जाता है, एंड सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर बाइक्स एज अ प्रोप्राइटर बिजनेस। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस होने से सेक्शन 43B जो हम रीड करते हैं वो लागू हो जाता है अगर उसके कोई पॉइंट्स कवर होते हैं, इसीलिए ये जरूरी बात है कि आपको अक्रूवल बेसिस पे अपना कैलकुलेशन करना है, विच इज अलाउड इन इनकम टैक्स। द बिजनेस कैरिड आउट इज ऑन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ 2-storied कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम। तो 2 माले की एक कमर्शियल बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर पे वो बिजनेस चलाते हैं, जिसका रिटन डाउन वैल्यू 8 लाख का है एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो प्रीवियस ईयर 23-24 आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया है, बिल्डिंग की बात हो रही है, तो इस 8 लाख पे आपको 10% का डिप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस में इसे पुट टू यूज कर रहे हैं और ये आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है। तो इस पे 10% हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल, एडिशनल तो होता ही नहीं है बिल्डिंग के ऊपर। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन अक्रूवल बेसिस, वापस क्लियर किया हुआ है भाई, मर्केंटाइल बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है, ठीक है सर। द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 shows a net profit of 9.25 lakhs before taxation and depreciation। यानी अभी तक टैक्स और डेप्रिसिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं दिया गया है, बाकी चीजों का इंपैक्ट दे दिया है आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग। अब आपको बहुत सारे आइटम्स दिए हैं, इन आइटम्स को पहले नहीं पढ़ा जाता, पहले पढ़ा जाता है क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 बाय मिस्टर रमन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन एंड ऑप्शनल टैक्स रिजाइन as per the normal provisions of the act, which option is advantageous to Mr. Raman। ये तो एक बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पहले इतने सारे पॉइंट्स होते हैं ट्रीट करने के लिए, और उसमें ये पूछ लिया गया कि आपको डिफॉल्ट से भी करना है, ऑल्टरनेटिव से भी करना है, यानी न्यू रिजाइन से भी करना है, ओल्ड रिजाइन से भी करना है, एंड फिर बताना है कि कौन सा एडवांटेजियस है, मतलब किससे आपका टोटल टैक्स कम आ रहा है। यानी इट्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के कई अप्रोचेस हो सकते हैं जब आप फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। एक अप्रोच क्या हो सकता है, सर हम पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाएं, एक अमाउंट का कॉलम बनाएं फॉर डिफॉल्ट रिजाइन, एक अमाउंट का कॉलम बनाएं फॉर ऑल्टरनेटिव रिजाइन, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर हम पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे डिफॉल्ट से और बाद में एडजस्टमेंट्स दिखा देंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट्स की ये सब अलग है, और आप ऑल्टरनेटिव से भी आंसर निकाल देंगे, या हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें ऑल्टरनेटिव से और उसके बाद हम लास्ट में ऑल्टरनेटिव से आंसर निकालने के बाद कहें कि डिफॉल्ट की वजह से ये अपडेट्स होंगे और उसके बेसिस पे आंसर निकाल दें। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, आपने इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखना आपको समय बचाना है, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन हो गया तो प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप उसे प्रॉपर्ली और पूरा सॉल्व कर सकें। ऑब्वियसली हर पॉइंट की आपको स्टेक मार्किंग मिलती है एग्जाम में, यानी आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कि मुझे पूरा करना है, ऑफ कोर्स अल्टीमेट गोल है वो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में हम 1 घंटे ना दे दें, क्योंकि बहुत बच्चे इस 15 मार्क के क्वेश्चन में 1 घंटा दे ही देंगे, और 1 घंटा अगर आप 15 मार्क के क्वेश्चन में दे दोगे तो बाकी 2 घंटे में 85 मार्क्स का पेपर कब करोगे आप, और बाकी क्वेश्चंस में भी तो कुछ लेंथ होगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि आप इस क्वेश्चन को क्विकली करें, ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान ना दें, ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दें, चीजों को डिटेल में ना समझाएं, वर्किंग नोट्स को ब्रीफ में रखें, और वो एक जजमेंट कॉल हो गया
कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किसी क्वेश्चन में सर कितना लिखना चाहिए, उसका कोई सही जवाब नहीं है, जजमेंट कॉल। वो समझ के आपको करना होता है कि हाँ सर इसमें इतना समय लगेगा तो मुझे बहुत ब्रीफ में लिखना है, इसमें तो सर ज्यादा समय लगेगा नहीं तो मैं डिटेल में भी लिखूंगा तो सही है, कवरेज आ जाएगा, क्योंकि वेटेज के हिसाब से आपको देखना होगा। तो यहां हमें दोनों से करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ऑल्टरनेटिव से करते हैं, यानी ओल्ड रिजाइन से करते हैं, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स, सारे डिडक्शंस, सारे एग्जेम्पशंस पूरी तरह से अलाउ किए जाते हैं। हम उससे पहले सॉल्व करते हैं। उससे पहले सॉल्व करने जाएंगे तो देखो क्वेश्चन का स्टाइल क्या है। आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और 7 पॉइंट्स प्रोवाइड करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है यानी उसका ट्रीटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, उसका आपको ट्रीटमेंट करना है, यानी ये डेबिट क्रेडिट हुए हुए नहीं है, या फिर यहां जैसा लिखा होगा वैसा करना होगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की हुई है, जिसके अंदर अगेन आपको कुछ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 7 पॉइंट्स डेबिट क्रेडिट में दिए हैं और 7 पॉइंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो देखिए, आप सबसे पहले जो आपका सामने स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके का बनेगा। मेन स्ट्रक्चर सर आपका इस तरीके से बनेगा कि आप लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन में जो भी पर्सन है मिस्टर रमन, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये आपका टाइटल डलना चाहिए पहले, कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रमन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। एंड देन उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट बनाना शुरू करना चाहिए, जिसके अंदर आप जानते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपका इनकम्स 5 हेड से आ सकती है, 5 हेड से इनकम पॉसिबल हो सकती है। तो 5 हेड्स की अगर हम देखने जाएं तो आपकी एक सैलरी इनकम हो सकती है, एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, एक आपकी पीजीबीपी की इनकम हो सकती है, एक कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, एक आईएफओएस की इनकम हो सकती है, जिससे आपका जीटीआई आएगा। जीटीआई में से आप डिडक्शंस देंगे और डिडक्शन देने के बाद आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी, एंड टोटल इनकम आ जाने के बाद आप उस पर टोटल टैक्स निकालेंगे। मैं बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, खाली ब्रीफली बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि एक अप्रोच पता चल जाए क्या करना है। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेंटर का स्ट्रक्चर जो मेन फर्स्ट पेज होना चाहिए। एंड देन इसके बाद जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो आप पीछे वर्किंग नोट्स के अंदर अपनी कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं। ये वर्किंग नोट 1 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, वर्किंग नोट 2 के अंदर इस तरीके से आपकी इनकम आ गई। जैसे कि मेरा जो कोर है वो मेरा पीजीबीपी होता है, तो मेरा पीजीबीपी जब मैं वर्किंग नोट में निकालने जाऊंगा तो वर्किंग नोट के अंदर मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से मैं स्टार्ट करूंगा। और नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट हमने जो क्वेश्चन में देखा था दैट वाज 9,25,000। यहां से आप स्टार्ट करेंगे 9,25,000 से। अब इसमें ऐड लेस करते रहेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, और उसके हिसाब से आप अपने पीजीबीपी के नंबर पे पहुंचेंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब मैं इसके अंदर पूरा भरने वाला नहीं हूं, मैं डिस्कशन आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ पैरेलली रीड करते करते ही करने वाला हूं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 9,25,000 से, 9,25,000 से बगल में मैं सिंपली एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा आपको 9,25,000। एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,40,000 बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फॉरेन टूर to Taiwan for attending a business exhibition and meeting with vendors। बिजनेस पर्पस के लिए गए हैं, और बिजनेस पर्पस के लिए गए हैं तो उसके अंदर 2,40,000 रुपए का खर्चा हो गया जो डेबिट किया हुआ है। उसके लिए बताया है 40,000 इंडियन करेंसी में खर्च हुआ, 2 लाख फॉरेन करेंसी में खर्च हुआ। क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन करेंसी में खर्च हो या फॉरेन करेंसी में खर्च हो, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इंपैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा 2,40,000 ओके है, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, सेक्शन नंबर 37 में अलाउ किया जाएगा। बट फिर क्या लिखा है, इन्होंने 10 दिन ताइवान में बिताए, जिसमें से 4 दिन इन्होंने मैरिज सेरेमनी अटेंड की वेंडर के सन की। तो अब यहां पर जब 4 दिन इन्होंने अपने वेंडर के सन की मैरिज सेरेमनी अटेंड की, तो यहां फीलिंग आनी चाहिए आपको कि सर ये कोई बिजनेस पर्पस नहीं लग रहा, ये तो आपका पर्सनल पर्पस हो गया ना सर। यहां पे तो आप एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करने भी गए थे, तो ये कहना पूरा 2,40,000 का आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, वो जस्टिफाइड नहीं है। 2,40,000 10 दिन का था, तो 2,40,000 में से 4/10 डिस अलाउ आपका कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, मैं अभी ऑल्टरनेटिव रिजाइन से सॉल्व कर रहा हूं, ऑल्टरनेटिव रिजाइन से अभी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड रिजाइन से हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में डिफॉल्ट रिजाइन को हम एडजस्ट कर लेंगे और फाइनल नंबर्स पे पहुंच जाएंगे। तो सर ये जो 2,40,000 का अमाउंट दिया हुआ है ना, 2,40,000 का, उसमें से आपको 4/10 सिंपली क्या करना है, 96,000 का अमाउंट एड बैक कर देना है कि 96,000 आपका अलाउ नहीं किया जाएगा पर्सनल एक्सपेंस मानते हुए। वहीं पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे
दैट दिस इज कंसिडर्ड एज अ पर्सनल एक्सपेंस एंड देयरबाय 96,000 आपका एड बैक कर दिया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर। नेक्स्ट फिर आपको सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 9525 टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन डिले इन डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। आपने डिपॉजिट लेट किया जीएसटी का तो ब्याज लगा, क्या जीएसटी का ब्याज अलाउड होता है? यस सर अलाउड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स बोला होता तो डिस अलाउ आपको करना पड़ता, बट ये तो आपको अलाउ किया जाएगा, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, आपको इसे एड बैक नहीं करना था। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ 3,88,000 पेड टू अ नॉन रेसिडेंट एज अ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। 3,88,000 आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया और उस पे टीडीएस नहीं काटा। आपको याद आना चाहिए, आप पीजीपीपी में एक सेक्शन 40 क्लॉज ए पढ़ते हैं, जिस 40 क्लॉज ए के अंदर आपको बताया जाता है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उस पे टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा पर जमा नहीं किया तो 100% डिसअलाउ कर दिया जाता है। यानी कि ये जो 2,88,000 का अमाउंट है ये आपको एड बैक कर देना था, सॉरी 3,88,000 का अमाउंट एड बैक कर देना था, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आइटम दिया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 66,000 for the entire building remained unpaid till 31st of March 2024। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 66,000 का आपने पे किया है जो डेबिट हो चुका होगा और वो पूरा का पूरा अनपेड है। सर अनपेड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्रूअल बेसिस पे खाता बना रहे हैं और एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं तो जितना आपका अक्रू हो गया उतना आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, भले वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये एंटायर बिल्डिंग का है। और ऊपर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें कहा गया था 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, 2 स्टोरीड बिल्डिंग है और उसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं बिजनेस किया जा रहा है। इसका मतलब सर जो बाकी आधा है वहां बिजनेस नहीं किया जा रहा। अगर बाकी आधा बिजनेस नहीं किया जा रहा तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आपको 33,000 एड बैक कर देना था, पूरा 66,000 अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 33 हाफ हमने एड बैक कर दिया क्योंकि बाकी आधा बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जिस चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए आगे ट्रीटमेंट होगी, यहां पर तो आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 वाज पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। आउट ऑफ 75,000 50,000 वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड। आपने किसी एसोसिएशन को 75,000 दे दिए, उसमें से उन्होंने 50,000 जमीन में इस्तेमाल किए। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि जब आप इन हाउस करते हैं तब लैंड अलाउड नहीं होता, लेकिन जब आप किसी आउटसाइड एजेंसी को डोनेट करते हैं तो वो कंप्लीटली अलाउड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, इट इज ओके। डिफॉल्ट रिजाइम में अलाउड नहीं होगा, तो यहां पर तो आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था, कोई इंपैक्ट इसका क्रिएट नहीं होगा, आप उसे डैश कर सकते हैं। पूरा 75,000 अलाउ किया जाएगा, वो पहले से डेबिटेड है। He let out the first floor of his commercial building to Mr. Aman on April 1, 2023। बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में ही उन्होंने लेट आउट कर दिया फर्स्ट फ्लोर। रिसीव्ड रेंट ऑफ 35,000 पर मंथ। तो अब क्लियर हो गया, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेस में, एंड जो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है टू लेट आउट, यानी हाउस प्रॉपर्टी का हेड दिमाग में आ जाना चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्सेस 20,000 है विच इज पेड इक्वली, क्योंकि आधा यूज किया जा रहा है बाई रमन और बाकी आधा इस्तेमाल किया जा रहा है बाई अमन। रमन एंड अमन दोनों ने आधा आधा पे किया है, यानी कि जो पोर्शन रमन इस्तेमाल कर रहा है उसका रमन ने पे किया है, जो पोर्शन अमन इस्तेमाल कर रहा है उसका अमन ने पे किया है। रेंट रिसीव्ड was credited and municipal tax of ₹10,000 relating to ground floor was debited to the statement of P&L। आपको ऐसा बोला हुआ है कि रेंट जो है वो क्रेडिट हो गया है P&L में आपका, एंड जो म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 का है विच इज रिलेटिंग टू ग्राउंड फ्लोर। क्लियर भी हो गया अब ये कि नीचे वाला 10,000 ग्राउंड फ्लोर का है जो रमन ने बेयर किया है, और ऊपर वाला 10,000 जो लेट आउट किया हुआ है वो अमन ने बेयर किया है, वो भी डेबिट हो चुका है आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। तो सबसे पहली बात सर, ये 10,000 जो आपका डेबिट हो चुका है क्या ये ओके है? हाँ सर ओके है, क्योंकि 10,000 आपका किस में जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस सेक्शन नंबर 30 रीड करेंगे आप, तो उसके अंदर लिखा होता है कि लैंड और बिल्डिंग के रिलेटेड रेंट रेट टैक्सेस जो भी लग रहे हैं वो अलाउ किए जाएंगे, पर शर्त क्या होती है कि वो पेड होनी चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 43B के तहत। और ये बोला हुआ है वर पेड इक्वली, पेड है मतलब ओके है, यानी 10,000 का आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ एडबैक नहीं किया जाएगा। लेकिन सर वो जो रेंट रिसीव्ड है जो क्रेडिट कर दिया गया है वो तो यहां नहीं आएगा ना, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और रेंट कितना रिसीव हुआ होगा, 35,000 × 12 दैट इज 4,20,000। तो 4,20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो ये आपने ऐड जो चीजें लिखी हुई थी उसके बाद अगर मैं एक लेस की चीजें लिख दूं तो लेस में एक आइटम आएगा 4,20,000, एंड वो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे वो ओके रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 10,000 अलाउ हो जाएगा। बट इसके साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी का हेड बनेगा। हाउस प्रॉपर्टी का एक फॉर्मेट क्या बनेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू
माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट चैनल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सर आपको क्वेश्चन में चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रेंट, बट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट दिया ही नहीं है, तो उस केस में आपका जो जीएवी है यही सॉल्व कर देता हूं, 4,20,000 हो जाएगा, जो आपने पीजीबीपी में से हटा दिया, पीएनएल में से हटा दिया, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स लेस होता है बट कुछ नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स किसने बेयर किया है? टेनेंट ने बेयर किया है, अमन ने बेयर किया है, लिखा है ना अमन ने भरा था बाकी 10,000, तो अमन को थोड़ी भरना था, रमन भरता, जो ओनर है तो उसे डिडक्शन मिलता, उसे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, 4,20,000 ही रहेगा, माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट मिलता है। तो सर व्हाट अबाउट दैट फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस नहीं अलाउ किया जाएगा ना, क्योंकि सारे खर्चे इसमें आ चुके होते हैं, अलग से और कोई खर्चे नहीं मिलते एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आपको सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो आप 4,20,000 में से 30% हटा देंगे तो 1,26,000 हटा देंगे तो बच के आएगा 2,94,000। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने आपको कहा था तो क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ ही नहीं है, तो देयर बाय इंटरेस्ट की कोई नीड ही क्रिएट नहीं हुई है हमारी। ये हमने रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या क्या आइटम्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। डन। ये 4,20,000 माइनस 1,26,000, 2,94,000 हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नंबर तो फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹44 lakhs on 12th April 2023. He had acquired the land for 40 lakhs on 1st of January 2022. The gain of 4 lakh is credited to the statement of P&L. 4 lakh is credited to the statement of P&L. तो आपने 40 लाख में कभी खरीदा था और 44 में उसे बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 4। ये 4 आपने P&L के क्रेडिट साइड डाला हुआ है, तो सर ये तो कैपिटल गेन में जाना चाहिए। ये यहां क्या कर रहा है? आपको इस 4 लाख को यहां से हटाना पड़ेगा, 4 लाख को आप अगेन लेस कर देंगे। ठीक है सर, यहां से तो 4 लाख को लेस कर देंगे और फिर इसे कहां लेके जाएंगे? कैपिटल गेन में फॉर्मेट बनाएंगे। कैपिटल गेन में फॉर्मेट बनाते वक्त हम क्या कहेंगे? सर 1 जनवरी 2022 को खरीदा और 12 अप्रैल 2023 को निकाल दिया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 24 मंथ से कम हो गया, पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम हो गया और प्लॉट की बात की जा रही, लैंड की बात की जा रही है, इसीलिए तो 24 मंथ देखा हमने। तो यहां पर आपका ये जो 4 लाख है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 4 लाख। सिंपल। जो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, क्योंकि इस पे 111A कवर नहीं होगा, वो तो 3 ही एसेट्स पे कवर किया जाता है, तो देयर बाय 4 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। ये आपके हो गए 7 पॉइंट्स का ट्रीटमेंट। ये जो CII दिया था वो इररिलेवेंट था, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप कैपिटल गेन निकालते वक्त गलती से CII यूज कर ले, बट वो तो तब होता जब ये लॉन्ग टर्म होता, तो दैट इज व्हाई इट वाज इररिलेवेंट। अब आपको इंफॉर्मेशन में क्या प्रोवाइड किया है? मिस्टर रमन परचेज्ड रॉ मटेरियल from Paul Industries, a micro enterprise of for ₹49,000, micro enterprise for ₹49,000 on March 10, 2024. However, the payment was made on 5th of April 2024 by check. चेक से पे किया, कुछ नहीं लिखा, तो हम अकाउंट पे ही चेक ही मानते हैं। No written agreement for payment existed between Paul and Raman. इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, तो पहले इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक माइक्रो एंटरप्राइजेस से रॉ मटेरियल खरीदे, तो दिमाग में 43B चलना शुरू हो जाना चाहिए कि अक्रूवल बेसिस पे आप खाते बनाते हैं और आपने माइक्रो एंटरप्राइज को पेमेंट करनी है। चेक से की वो तो ओके है, क्योंकि कैश से करते तो वैसे ही डिसअलाउ हो जाता है हमारे 40A3 के अंदर, बट यहां पर ये अलाउ तो कर दिया जाएगा, लेकिन एक समय पे नहीं किया तो फिर उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा जिस प्रीवियस ईयर में पे करोगे। और वो समय क्या होता है? सर वो समय होता है कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उस पर निर्भर करेगा। एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो बात अलग है, बट एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो 15 दिन होते हैं, और आप 15 दिन अगर काउंट करने जाएं, मार्च 10, 2024 प्लस 15 डेज, तो अगर आप 15 डेज ऐड करेंगे तो वो 25 अप्रैल गिरेगा, तो सॉरी 25 मार्च गिरेगा। 25 मार्च गिरेगा, तब तक आपने क्या पे किया? नहीं किया, आपने 5 अप्रैल को पे किया। सर लेट हो गई, आपका प्रीवियस ईयर मिस हो चुका है, आपका प्रीवियस ईयर मिस हो गया तो इसका डिडक्शन तो मिलेगा, पर 24-25 में मिलेगा, 23-24 में आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी अलाउड एंड देयरबाय इस अमाउंट को आपको करना पड़ेगा एड बैक। इसे आप 49,000 को अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने 49,000 भी एड वाले कॉलम में जाके लिखना पड़ेगा कि इसे एड बैक कर दिया गया है। अब सर आपने ये कैसे मान लिया कि ये डेबिट हो ही चुका है? क्योंकि ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था। सर मैंने डेबिट इसलिए मान लिया क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि ये अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? अक्रूवल बेसिस पे, और अगर अक्रूवल बेसिस पे ये अकाउंट्स बनाते हैं तो डेबिट किया ही होगा, मैं यही मान के चल रहा हूं, एंड देयरबाय क्योंकि डेबिट किया ही होगा मैंने उसे एड बैक कर दिया। एक ऑल्टरनेटिव असम्पशन लिया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो फिजिबल है, कि आपको ऐसा मानना चाहिए कि ये डेबिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2 बार क्लियरली बोला है अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। क्वेश्चन और कितने हिंट देगा? क्वेश्चन आपको आइडिया दे रहा है कि ये डेबिट हो चुका है, भले अदर इंफॉर्मेशन के अंदर डिटेल्स दी हुई है, बट इसी के साथ एक बात और दी हुई थी। अनदर सप्लायर कार्ल इंडस्ट्रीज
A small enterprise, small, micro, small, with whom also no return agreement exists, was paid 1,34,000 in cash on April 5, 2024 for purchase of raw material on March 31, 2024. मार्च 31, 2024 को आपने परचेज किया, तो सर वहां से 15 दिन मिलेंगे ना आपको, 15 दिन मिलेंगे और आपने 5 अप्रैल 2024 को कर दिया पे, तो आपने कंप्लायंस तो कर ही लिया ना, कंप्लायंस कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई इश्यू ही नहीं क्रिएट होना चाहिए। बट सर एक बात लिखी हुई है इन कैश, तो सर उस बात को तो आप कंसीडर करेंगे ना। अब देखो यहां पर कैश में पे कब किया है, अप्रैल 5, 2024, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 तो आप अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो अभी तो डिडक्शन नहीं लोगे ना। पर सर 10,000 से ज्यादा एक ही दिन में कैश दे दिया तो डिसअलाउ होता है ना, होता है, पर वो अब कौन से प्रीवियस ईयर में होगा, 24-25 में होगा ना, 23-24 में थोड़ी होगा, क्योंकि 23-24 का तो खर्चा है, डिसअलाउ तो 24-25 में किया जाएगा, और अभी आप 23-24 फॉलो कर रहे हो जिसके तहत कोई वायलेशन नहीं है, आप अक्रूवल बेसिस पे 1,34,000 आराम से क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर बाय आपको इसे एड बैक नहीं करना था, अगले साल इसे एड बैक कर दिया जाएगा। इस पर 48(3)(a), क्योंकि हम पढ़ते हैं ना अक्रूवल बेसिस पे पहले ले लिया और बाद में अगर वायलेट कर दिया तो जिस प्रीवियस ईयर में वायलेट किया उस प्रीवियस ईयर में एड बैक होगा, तो एज ऑफ नाउ तो ये अलाउड होगा, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैं मान रहा हूं पहले से डेबिटेड है तो आपको इसे कुछ ट्रीट नहीं करना था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मिस्टर रमन acquired a registered trademark on 15th July 2023 for rupees 2 lakh. Mr. Raman started using this trademark from 15th of Jan. Mr. Raman omitted to enter any transaction related to trademark in his books of account. बोले ट्रेडमार्क के रिलेटेड कोई भी चीज डालनी रह गई है मतलब आपने इसका कोई खर्चा वगैरह कुछ डाला नहीं है, तो सर डेप्रिसिएशन तो डालना चाहिए ना, क्योंकि ट्रेडमार्क तो आपका एक इनटैंजिबल एसेट है, इनटैंजिबल एसेट है तो देयर बाय उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और इनकम टैक्स के तहत आपको डेप्रिसिएशन इस पे निकालना पड़ा होगा, तो आप डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, सर 2 लाख की अमाउंट है, इनटैंजिबल एसेट पे 25% मिलता है, बट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में आपने इसका 50% कर दिया होगा, तो 2 लाख का 25% का 50% विल बी 25,000, ये अलाउ किया जाएगा, ये एक डेप्रिसिएशन होगा जो लेस होगा। सर जैसे ही इसकी बात हुई ना तो मुझे एक पॉइंट और याद आ गया, हमने जब एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो वहां लिखा था बिजनेस वो ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 8 लाख है, तो बिजनेस जिस ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 8 लाख है, तो इस 8 लाख पे भी तो 10% मिलेगा, पूरे साल का मिलेगा, 80,000 का अमाउंट मिलेगा, 80,000 का अमाउंट, तो जो हम डेप्रिसिएशन है वो सारे अगर एक साथ लिख ले, तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स आपके एक 25,000 हो गए और एक 80,000 का अमाउंट हो गया। इन दोनों पे ही कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि इनटैंजिबल एसेट पे भी कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होता और बिल्डिंग पे भी कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होता, और अभी तो मैं ऑल्टरनेटिव डिजाइन कर रहा हूं, तो अगर होता तो मैं आराम से अलाउ कर ही देता उसे। फिर बोला है मिस्टर रमन बॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज ऑन 12 अप्रैल 2020, बहुत पहले खरीदा था 5,40,000 में, उसने बिजनेस में यूज करना चालू किया फ्रॉम 1/4/2023, आपने इस साल बिजनेस में उसे कन्वर्ट किया और उसकी मार्केट वैल्यू उस दिन 2,10,000 है, assume the rate of depreciation to be 15%। क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया भाई रेट में दिमाग मत लगाओ, 15% ले लेना, बट सर किस पे लगाएं 15%, 5,40,000 पे लगाएं या 2,10,000 पे लगाएं, क्या करना है, तो आपने जब सेक्शन 43 पढ़ा होता है तो एक एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ते हैं आप, और एक्सप्लेनेशन 5 में लिखा होता है कि कोई बिल्डिंग अगर पर्सनल यूज में पहले की है और बाद में उसे लेके आ गए आप इन बिजनेस, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना है एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए, वो एक्सप्लेनेशन 5 में दिया होता है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए दिया होता है, बिल्डिंग, कार के लिए नहीं दिया हुआ होता है। तो सर कार में क्या करना होता है, कार में जो एक्चुअल कॉस्ट है वही लेना होता है, एक्चुअल कॉस्ट ही लेना होता है, मतलब ये 2,10,000 यूजलेस है, या आपको गुमराह करने के लिए दिया है, आपका फोकस 5,40,000 होना चाहिए। इनफैक्ट जब क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया होता है तब सेम क्वेश्चन कराया होता है कार का और बिल्डिंग का, और कार में आपको ये नहीं करना होता, यही सिखाया होता है, तो कार में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ओरिजिनल कॉस्ट ही लेनी थी, तो आपको 5,40,000 पे 15% डेप्रिसिएशन देना है, वेरी सिंपल, तो 5,40,000 पे हम 15% कर देंगे तो दैट विल बी 81,000, और कार पे कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं होता तो ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक 25,000 हो गया, एक 80,000 हो गया, एक 81,000 हो गया आपका। इसके बाद बोला ही इनकर्ड 2,50,000 फॉर परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी है सर, और मई 15 को कर दिया आपने, तो 2,50,000 पे 15%, ये तो अलाउड हो गई, दैट इज 37,500, ये तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया, और उसके अलावा ध्यान होना चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% फ्लैट मिलता है, तो 2.5 लाख पे 20%, क्योंकि ऑल्टरनेटिव डिजाइन में उसमें अलाउ किया जाता है 50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, क्योंकि पुट टू यूज आपने मई 15 2023 को कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद दिया है ही हैज पेड ट्यूशन फीस, तो वो तो बाद में होता है सर, और अभी डेबिट हुआ भी नहीं है। ही हैज इनकर्ड दिस मच फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, वो तो बाद में होता है।
ही हैज पेड टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो भी सर बाद में होता है क्योंकि ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये डेबिटेड है नहीं। अगर डेबिटेड होते तो मैं इनको एड बैक करता और फिर वेट करता जीटीआई के बाद इनको डिडक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर ऐसा कुछ हमें करना ही नहीं होगा। तो ये अभी पेंडिंग है हमारे, इनका ट्रीटमेंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हमने जितना ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया उसमें आपके डेप्रिसिएशंस निकल के आ गए। डेप्रिसिएशंस के अमाउंट अगर आप देखें तो एक है 25,000, एक है 80,000, एक है 81,000, एक है 37,500 और एक है 50,000। ये 50,000 को क्लियरली लिख रहा हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अभी डिफॉल्ट रिजाइम में जाएंगे तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। डिफॉल्ट रिजाइम में ये अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट्स इट। ये पीजीबीपी वाले आंसर निकालने के लिए जितने भी ट्रीटमेंट थे वो सारे हो गए। तो अगर आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, 9,25,000 प्लस 96,000 प्लस 3,88,000 प्लस 33,000 प्लस 49,000 माइनस 4,20,000 माइनस 4 लाख, और फिर अगर हम हमारे डेप्रिसिएशंस को देखें तो डेप्रिसिएशंस के अंदर 25,000 माइनस 80,000 माइनस 81,000 माइनस 37,500 माइनस 50,000, तो हम पहुंचते हैं 397,500 पे। 397,500 एक बार लिख लूं, 397,500 पे पहुंचते हैं। एक बार रीचेक कर लेना, मैं भी कर लेता हूं एक बार। यस 397,500 करेक्ट है। ये आपका फाइनल नंबर हो गया पीजीबीपी का। पीजीबीपी का हो गया सर, और हाउस प्रॉपर्टी का आप ऊपर निकाल चुके हैं पहले ही। हाउस प्रॉपर्टी का नंबर कितना निकाला था हमने, 2,94,000। 2,94,000 हाउस प्रॉपर्टी का नंबर है। कैपिटल गेन का नंबर आप निकाल चुके हैं। कैपिटल गेन का नंबर था आपका 4 लाख का था आई थिंक, देख लेते हैं। यस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख का नंबर है सर। सैलरी था ही नहीं, आईएफओएस आया ही नहीं, तो आपका जीटीआई निकल के आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। जीटीआई का नंबर निकाल लो फटाफट। तो 397,500 plus 2,94,000 plus 4 lakh, that will be 10,91,500। ये आपका जीटीआई आ गया। जीटीआई के बाद अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अभी ऑल्टरनेटिव रिजाइम है तो आराम से अलाउ किए जाएंगे। तो सर डिडक्शन कितने मिलेंगे अब वो कर सकते हैं, 25,000 एटीसी में मिल जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 9500 कैश में खुद के लिए किया था, जिसमें से अच्छा 5,000 खुद के लिए था और 4,500 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए था। 80 इयर्स और मोर के ऊपर वाले थे उनके लिए था। अरे सर कुछ भी हो 9,500 मिल ही नहीं सकता, कैश में करो चलेगा। कितना मिल सकता है, 5,000 ही मिल सकता है। 80D में रिस्ट्रिक्शन होती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कि पूरा मिला जुला के जो मिलता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो दैट वाज अलाउड। पेरेंट्स ओके होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चेक से दिया दैट इज ओके फाइन, ये आपका 80GGC के अंदर अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि इंडियन कंपनी के लिए GGB होता है और बाकियों के लिए 80GGC होता है। तो देयर बाय ये 25,000, 5,000, 20,000 ये डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी। तो आप पहुंच जाते हैं 10,91,500 में से 25,000 हटा देंगे, 5,000 हटा देंगे एंड 20,000 हटा देंगे। कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं विथ रिगार्ड टू कि कोई डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि स्पेशल इनकम्स नहीं है क्वेश्चन में। स्पेशल इनकम्स होती तो हमें ध्यान रखना होता कि डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो 10,41,500 आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाती है। 10,41,500 की टोटल इनकम पे अब आप टोटल टैक्स निकाल लेंगे। 10,41,500 टोटल टैक्स कैसे निकालेंगे आप? सर इनकी उम्र 62 इयर्स है, रेसिडेंट हैं, तो इनका जो स्लैब है वो 2.5 लाख का नहीं होगा, 3 लाख होगा। अभी हम ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, 3 लाख होगा। 3 लाख होगा यानी 0 to 3 लाख पे कुछ नहीं, 3 लाख to 5 लाख पे 5% करेंगे, 5 लाख to 10 लाख पे 20% करेंगे, एंड जितना ऊपर चला गया 41,500 उसके ऊपर आप करेंगे
30%, और बेस टैक्स आ जाएगा, और उसके बाद आप उसके ऊपर 4% सेस लगा देंगे एंड देन उस नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे। तो कैलकुलेट अगर मैं फटाफट कर लूँ तो 2 लाख की अमाउंट पे 5% होगा आपका, तो 10,000 हो गया। 5 लाख की अमाउंट पे 20% होगा, दैट इज 1 लाख हो गया। एंड बचे हुए 41,500 पे 30% होगा, तो 12,450 हो गया। तो देयर बाई आपका नंबर 1,22,450 हो गया बेस टैक्स। अब इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा आपका, तो आप तो ये नंबर आता है 1,27,348, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे 1,27,350। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई एज पर ऑल्टरनेटिव रिजाइम। ये हमने ऑल्टरनेटिव रिजाइम के हिसाब से टैक्स निकाल लिया। आपको समझ आ गया होगा कि ऑल्टरनेटिव रिजाइम से इस क्वेश्चन को कैसे करना था। सर अभी तो डिफॉल्ट से भी करना है, डिफॉल्ट से करना है तो देखो आप पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना चाहिए आपको इसमें एडजस्टमेंट्स कर देने चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट कहां से कर दूं, मैं स्टार्ट कर देता हूं मेरे जो फाइनल नंबर आया था ना उसी से स्टार्ट कर देता हूं। प्रेजेंटेशन फोकस में नहीं है, 1041,500 से मैं स्टार्ट कर देता हूं और कहता हूं कि क्या क्या अलाउड नहीं होना चाहिए था। तो सर ये जो आपने है ना 25,000 का डिडक्शन लिया, 5,000 का डिडक्शन लिया, 20,000 का डिडक्शन लिया, क्या ये अलाउड होते हैं आपके डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर? नहीं। तो ये 50,000 आपके एडबैक हो जाने चाहिए, ये आपके अलाउड नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आपने 50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था, वो भी अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च का आपने जो डोनेशन था 75,000 का, वो भी अलाउड नहीं होगा। दैट्स इट, आई थिंक और कोई पॉइंट नहीं है। एक बार सिर्फ मार्किंग के लिए लिख दूं तो ताकि ध्यान में रहे। ये 80C वाला था, ये 80D वाला था, ये 80GGC वाला था, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 वाला था, और ये साइंटिफिक रिसर्च का अमाउंट था। इतनी अमाउंट्स आपकी एडबैक हो जाएगी, तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी एज पर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से आपकी ये टोटल इनकम निकल के आएगी। तो आप कैलकुलेट कर लें फटाफट। 1041,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, 12,16,500, ये आपका नंबर होना चाहिए। ये टोटल इनकम आ गई। तो अब आपको इस पे टैक्स निकालना है, डिफॉल्ट के हिसाब से टैक्स निकालना है। तो 3 लाख तक कुछ नहीं होता, 3 से 6 पे 5% होता है, 6 से 9 पे 10% होता है, 9 से 12 पे 15% होता है, 12 से 15 पे 20% होता है, 15 से ऊपर गया तो 30% होता है। सर हमारा तो 12-16 पे अटक जाएगा। तो आप अगर देखें तो 0 to 3 वाला जो पोर्शन है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 to 3 वाला जो पोर्शन है उस पर 5% होगा, तो दैट इज 15,000 हो जाएगा। 9 से 6 वाला जो पोर्शन है उस पर 10% होगा तो 30,000 हो जाएगा। 12 से 9 का पोर्शन है तो 3 लाख पे आपका 15% होगा, तो वो 45,000 हो जाएगा। एंड 16,500 पे 20% होगा, तो वो 3,300 हो जाएगा। ये आपके बेस टैक्स का टोटल होगा। रिबेट सरचार्ज कुछ आएगा नहीं, 4% सेस होगा, यहां कोई एज से फर्क पड़ता नहीं है, और आपकी टोटल टैक्स निकल के आ जाएगी। तो हम निकालें तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 3,300, तो 93,300 प्लस 4% सेस, तो 97,032 विच इज राउंडेड ऑफ टू 9730। ये आपका राउंड ऑफ करके 9730 हो गया। आपका यहाँ टैक्स आया था 127,350 और यहाँ टैक्स आया है 97,030। बेटर कौन सा रहेगा? डिफॉल्ट रिजाइम में रहें, ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको इसके साथ कंक्लूजन कर देना है। वर्किंग नोट ज्यादा बनने नहीं है, जो मेन आपका पॉइंट होगा जहां जहां पे भी आपने ऐड लेस किया वहीं ब्रैकेट में बता देंगे, अलावेबल है नहीं है उतना काफी होगा, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है जैसा हमने कहा। तो करने के बाद तो आसानी लगता है, करने के बाद तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगता। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क का हमारा कंप्लीट कर लिया। क्विकली मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A हम कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर मदन, a citizen of India and Karta of HUF, is employed in a private limited company. He is drawing a monthly salary of 65,500 in India. Monthly salary है 65,500 की in India.
ऑन जून 1 2023 उन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी मुंबई में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 18 लाख की, मार्केट वैल्यू उसकी 32 लाख थी, लेकिन स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से उसकी वैल्यू 23 लाख थी। तो सर 32 लाख तो इररिलेवेंट होता है, मार्केट वैल्यू का मुझे कुछ करना है नहीं, मुझे तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से मतलब पड़ने वाला है, क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, चाहे 56(2)(10) पढ़ो या 50C पढ़ो, किसी भी एंगल से पढ़ो। 31 अगस्त ही वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रांच ऑफिस ऑफ यूएस। तो 31 अगस्त को बोला भाई तुम्हारा तबादला हो रहा है, तुम जाओ यूएस। एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन सितंबर 1 2023। 1 सितंबर को भारत छोड़ा। तो 31 अगस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 सितंबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द डेट ऑफ डिपार्चर। The overseas branch paid him a salary of 2500 per month in the USA. Per month again था $2500 था, यूएसए की सैलरी दी हुई है ये। He managed business of HUF from USA when he was not in India. तो जब इंडिया में था तो इंडिया से मैनेज करता था, और जब यूएस चला गया तो यूएस से मैनेज करता है HUF का बिजनेस। He had also gone out of India for 99 days and 201 days in these years. He had never gone out of India prior to that. यानी पिछले 2 सालों में इतने दिन बाहर गया था, उससे पहले तो ये इंडिया में ही था। He visited India from January 1 to January 15. तो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 वो कुछ 15 दिनों के लिए भारत आया था किसी प्रोजेक्ट के लिए, और 15 दिन की सैलरी उसे इंडिया में फिर मिली एज पर इंडियन मंथली सैलरी बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड। वापस भेज दिया उसे, लेकिन वो 15 दिन के लिए जो इंडिया की सैलरी उसकी डिसाइडेड थी वही उसको 15 दिन के लिए पे की गई। तो जो भी मंथली होगी उसका आधा उसको यहां मिल जाएगा, या तो आधा बोलो या 15/31 बोल लो। ऐसी सिचुएशन में बेटर होता है आधा करो, हाफ कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट डाल दोगे कि आधा होगा या फिर 15/31, दोनों वर्क करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, आप नोट डाल सकते हैं एग्जाम में। राजीव वन ऑफ हिज फ्रेंड्स गिफ्टेड हिम अ स्कल्पचर। स्कल्पचर इज अ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, वो गिफ्ट मिली है 56(2)(10) में इन इंडिया ऑन August 10। द मार्केट वैल्यू इज 45,100। 45,100 50,000 से कम है, इतना पढ़ने पे पता चल गया होगा, टैक्सेबल तो ये होगा नहीं। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मदन एंड HUF एंड कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मदन। Assume that he opted out of default regime। $1 को 70 रुपए आपको लेने बोला है, तो आपको पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने बोला है, मदन का भी और HUF का भी। तो पहले मदन के रेसिडेंशियल स्टेटस पे आपने फोकस किया होगा कि सर सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1 में एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। मदन के केस में वो एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन भी है। इंडियन सिटीजन है तो सर प्रोविजो लग सकता है सेक्शन 6 का, एक्सेप्शंस लग सकते हैं सेक्शन 6 के, जिसमें बोला होता है कि अगर वो इंडियन सिटीजन है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने भारत छोड़ा है तो एक्सेप्शन लग जाता है, एंड उसे खाली 182 डेज और मोर होने पे ही रेसिडेंट बना सकते हो। 60 डेज एंड 365 डेज वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती। तो क्या इसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भारत छोड़ा है? यस सर, 1 सितंबर को इसने भारत छोड़ दिया था, एंड देयर बाय इस पे खाली एक ही कंडीशन के बेसिस पे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट निकाला जाता है, 182 डेज और मोर हुए या फिर नहीं। तो आपने इस प्रीवियस ईयर में इनका कैलकुलेशन किया होगा 182 डेज हुए या नहीं। तो अप्रैल के 30 दिन भारत में थे, मई के 31 दिन, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर का 1 दिन, एंड देन उसके बाद 15 दिन और भारत आए थे, जनवरी के 15 दिन। इसका टोटल लगाया होगा, आप इसका टोटल लगाएंगे तो यह आएगा 169 डेज, इज लेस देन 182 डेज। बात खत्म हो गई। मदन क्या है? नॉन रेसिडेंट। इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, क्योंकि समझना 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप पूरी कहानियां नहीं लिखेंगे, इतने एक्सेप्शंस होते हैं, इतनी कंडीशंस होती है, ऐसे मेन बात लिखनी है आपको और बोल देना है नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 182 डेज मीट नहीं हुए। हो गया मदन का रेसिडेंशियल स्टेटस। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस, सर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा। HUF के केस में हमने बोला था जब वो इंडिया में है तो वो इंडिया से संभालता है, जब वो इंडिया के बाहर है तो इंडिया के बाहर से संभालता है, मतलब द कंट्रोल्स आर पार्टली मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया एंड पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ऐसा होता है तो हम सेक्शन 6(2) में HUF के केस में पढ़ते हैं कि वो रेसिडेंट माना जाएगा, that will be considered as a resident, क्योंकि थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में है तो रेसिडेंट मानते हैं HUF को। तो सर HUF का आंसर तो रेसिडेंट हो जाएगा, बट HUF का आंसर रेसिडेंट हो गया तो उतना काफी नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट हो जाने के बाद HUF को चेक करना पड़ता है R&OR है या R&NOR है एज पर सेक्शन 6(6). तो आप जब HUF का चेक करने जाओगे 6(6) तो आप कहोगे HUF का चेक नहीं करते, कर्ता का करते हैं, कर्ता का 6(6) चेक करोगे। अब कर्ते के स्टेटस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहो सर कर्ता तो नॉन रेसिडेंट आया था, दैट डज नॉट मैटर। कर्ता का आपको दोनों कंडीशन चेक करना है और चेक करके बताना है कि HUF का आंसर क्या होगा। कर्ता का आंसर नहीं चेंज होगा, इंडिविजुअल का आंसर चेंज नहीं होगा, चेंज HUF का आंसर होगा। तो आप कर्ता के केस में कहोगे कि भाई तुम्हारा क्या स्टेटस था, तो इन्होंने क्या बोला था पिछले साल, क्योंकि ये साल 2023-24 चल रहा है, तो 22-23 में 99 डेज भारत थे नहीं थे, और 21-22 में 201 दिन भारत नहीं थे, उससे पहले तो भारत में ही थे। मतलब क्या पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट होंगे? ऑफ कोर्स। और क्या पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में आएंगे? यस, क्योंकि खाली 99 और 201 ही तो नहीं है, बाकी तो उसके पहले वाले सारे दिन आएंगे। अब ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना एग्जाम में, खाली आपको लिख देना है, 2 कंडीशंस होती है और दोनों सैटिस्फाइड है, देयर बाय HUF क्या बन जाएंगे? R&OR, और मदन क्या बन गए? NR।
इतना आपका काम हो गया। इतना आपको सिर्फ ब्रीफ में लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क का है। आप 4 मार्क के लिए थोड़ी इतनी कहानी कर सकते हो कि आप लिखते ही चले जा रहे हो कि ये हुआ, इतने नंबर ऑफ डेज थे, ऐसा था। आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। आपको अभी तक समझ आ गया होगा इस बार का पेपर लेंदी था, तो आपको वो जजमेंट कॉल लेना था कि काम काम की बातें लिखो और आगे बढ़ो, आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक मार्क का कंटेंट है ये, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस और इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसके बाद आपको निकालने को बोला था ग्रॉस टोटल इनकम, किसकी? मदन की। जीटीआई निकालने बोली, और मदन क्या आए हैं? नॉन रेसिडेंट। ये ध्यान में रखना, मदन अगर नॉन रेसिडेंट आए हैं तो उनकी क्या क्या इनकम्स है उस पर ध्यान दो। मंथली सैलरी ले रहे हैं 65,500 की इन इंडिया, तो वो तो टैक्सेबल ही होगी, क्योंकि वो इन इंडिया है, तो ऑटोमेटिकली वो स्कोप में तो हो ही जाता है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट क्यों ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालते वक्त आपने लिया होगा 65,500 इंटू 5। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी 1 सितंबर को मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि 1 सितंबर को चले गए तो सितंबर में सैलरी नहीं मिली होगी, इसलिए मैं 5 महीने को काउंट कर रहा हूं। प्लस ध्यान रखना 65,500 का आधा और मिलेगा जनवरी महीने का, सिर्फ जनवरी महीने का 65,500 का आधा। इसे आधा भी कर सकते हो और 15/31 भी कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में दोनों अगेन करेक्ट मिलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटू 1/2 करोगे तो भी चलेगा। तो आपने 65,500 इंटू 5 किया होगा, दैट इज 327,500, एंड 65,500 डिवाइड बाई 2 किया होगा, तो दैट इज 32,750। क्योंकि उससे नंबर अच्छा आता है, नहीं तो फिर वो अगेन डेसिमल्स में जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए मैंने ये मान लिया कि आधा मतलब इतना ही लेना है। तो 3,27,500 प्लस 32,750, 3,60,250। ये अमाउंट एक तो आपकी चली जाएगी सैलरी हेड के अंदर। सैलरी हेड के अंदर ध्यान में रखना सर, इसके अलावा यूएस वाली सैलरी भी तो है। यूएस वाली सैलरी 2500 पर मंथ इन यूएस, वो टैक्सेबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो स्कोप में ही नहीं आएगी। यूएस में अक्रूअराइज हुई है और रिसीव भी यूएस में हुई है, क्योंकि डॉलर्स में रिसीव हुई है, तो मैं यही मानूंगा कि डॉलर्स में रिसीव हुई है तो बाहर रिसीव हुई है आपको, एंड देयर बाय वो स्कोप में ही नहीं आ सकता नॉन रेसिडेंट के, तो ये टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो आप इसे लिख के खाली डैश कर दोगे दैट दिस इज नॉट टैक्सेबल। सैलरी हेड के अंदर इतना ही होगा, तो सैलरी हेड के अंदर अगर इतना ही होगा तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऑप्ट आउट किया हुआ है सर, ऑप्ट आउट किया हो नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता ही है। तो आपने इस अमाउंट में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया होगा, तो 3,10,250 की आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया था सर? एक स्कल्पचर मिला था, लेकिन वो 50,000 के नीचे था, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। और इसके अलावा एक चीज और थी सर, ये हमें एक परचेज की थी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मुंबई में की थी, तो अक्रूअराइज तो इंडिया में हो ही गया आपका, आईएफओएस में जाएगा, क्योंकि आपने 18 लाख में खरीदी थी, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख की थी, तो गैप आ गया। गैप कितने का आ गया? 5 लाख। अब सर 56(2)(10) में आपने पढ़ा होता है कि पर प्रॉपर्टी आपको सेल कंसिडरेशन का परसेंटेज और 50,000 विच एवर इज हायर अलाउ किया जाता है 10%। तो 18 लाख का 10% इज 1,80,000, 1,80,000 और 50,000 विच एवर इज हायर 1,80,000, 1,80,000 से बड़ा है गैप, 5 लाख का गैप है, तो आपने 5 लाख टैक्सेबल किया होगा। 5 लाख आईएफओएस में जाएगा। जीटीआई निकल के आ गई आपकी 8,10,250। दैट्स इट, ये आपका फाइनल नंबर हो गया जीटीआई का। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2A, जो हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2B 6 मार्क का हमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर आपको अगेन कुछ बिट्स दिए हुए हैं, 2 बिट्स प्रोवाइड किए हैं कि ये 2 अलग अलग बिट्स के आंसर बताओ। पहला क्या है? PQR, अ प्रोप्राइटरी फर्म of Mr. Yogesh paid an amount of 30,500 to Mr. Amit, a resident individual age 45 years on June 1, 2023 towards fees for professional service। इतना पढ़ने पे 194J याद आ जाना चाहिए। TDS का क्वेश्चन है ये, कि TDS यहां पर आपका ट्रैक हो सकता है। Subsequently another payment of 60,000 was due to Mr. Amit on January 30, TDS was not deducted from both the transaction। उस पे TDS काटना रह गया, यानी कि 194J का TDS काटना चाहिए था ना सर, क्योंकि साल का 30,000 के ऊपर चला गया है। 30,500 प्लस 60,000, 90,500 का अमाउंट हो गया, 30,000 के ऊपर चला गया, तो देयर इस पे टीडीएस 10% का बनता था आपका। मिस्टर अमित filed his return of income for assessment year 24-25 on May 2, 2024 taking into account professional fees and paid the taxes due on the income declared in the return of income। आपने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन जो सामने वाला बंदा था उसने अपने रिटर्न में शामिल कर लिया, उस पे टैक्स भी भर दिया, रिटर्न भी भर दिया। वेरी गुड, क्योंकि ये हो जाने से क्या होगा, कम से कम आप असेसीन डिफॉल्ट नहीं रह जाओगे। ये बात हमने पढ़ी होती है प्रोविजो टू सेक्शन 201 में, जब आप 40A1A पढ़ रहे होते हो, 40A1A, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो रेसिडेंट को पे कर रहे थे तो 30% डिसअलाउड होता है, बट अगर सामने वाले ने रिटर्न भर दिया
टैक्स पे कर दिया, तो जब वो रिटर्न भर देगा तो उस प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। What are the tax obligations in the hands of MSPQR on the assumption that the accounts of the firm are audited under section 44AB? ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी क्यों था? क्योंकि ऐसा बोला है कि भाई इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं PQR के। अगर इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका जो अमाउंट है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है, वो 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा रहा होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ही 194J का टीडीएस लगेगा ना, नहीं तो 194J का टीडीएस लगेगा ही नहीं, और टीडीएस लगेगा ही नहीं तो मैं असेसिंग डिफॉल्ट कैसे बन सकता हूं, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं है। बट यहां क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, क्योंकि 194J में इंडिविजुअल एचयूएफ पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी तभी होती है जब उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक लिमिट एक्सीड कर जाता है, एंड देयर बाय इनको टीडीएस काटना चाहिए था। सर टीडीएस कितने पे काटना चाहिए था? 90,500 पे काटना चाहिए था, नहीं काटा तो 90,500 का 30% डिस अलाउ कर दिया जाएगा। 27,150 डिस अलाउ कर दिया जाएगा। इन विच प्रीवियस ईयर 23-24 में उसे डिस अलाउ कर दिया जाएगा, इट विल नॉट बी अलाउड। पर सर उसने बाद में जाके रिटर्न भर दिया है सामने वाले बंदे ने, तो क्या आप फिर उसके बाद बच जाओगे? यस सर, फिर आप बच जाओगे, फिर उस प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में वो रिटर्न भर देता है, तो आपको दिक्कत नहीं क्रिएट होने वाली है। लेकिन सर तब तक के लिए तो आप असेसिंग डिफॉल्ट हो गए ना, क्योंकि तब तक तो आप जुर्म में थे। आप जुर्म में थे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट तो आपके ऊपर लागू किया ही जाएगा। इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट लागू किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टिबल टिल द डेट व्हेन द टीडीएस वाज डिडक्टेड एंड पेड। 1% पे लगाया जाएगा। तो सर यहां पर 1% जो लगाया जाएगा वो 30,500 वाली जो अमाउंट है उसके 10% पे, एंड जो 60,000 की अमाउंट है उसके 10% पे लगाया जाएगा फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम कौन से महीने का था? जून 2023 से लेके मई 2024, क्योंकि महीने का जरा भी पोर्शन आता है तो पूरा महीना मानते हैं, पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा महीना मानते हैं। और यहां पर फ्रॉम जैन 2024 टू मई 2024 इतने पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अब सर आपको इंटरेस्ट निकालना है नहीं निकालना है वो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला है, खाली टैक्स ऑब्लिगेशन निकालने बोली है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन अगर हम बता दें एमएसपीक्यूआर की, तो आपको इस थियरी आंसर को 3 मार्क को इस तरह से समझाना था कि सर आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, ये गलती है, इसीलिए 30% डिसअलाउ हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात पर सर सामने वाले ने भर दिया, तो सामने वाले ने जब रिटर्न भर दिया तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब सामने वाला रिटर्न भरेगा तभी मिलेगा, उससे पहले तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो अभी तो वो डिसअलाउ 30% कर दिया जाएगा आपका। और तीसरी बात, क्योंकि आपने गलती की है तो ब्याज तो लगेगा आपके ऊपर टीडीएस चैप्टर के अंदर 1% के हिसाब से, क्योंकि टीडीएस काटा ही नहीं था। काटा होता, पे नहीं किया होता तो 1.5% लगता है या 1% लगेगा। कौन से महीने से? जिस महीने में टीडीएस काटना था से लेके जब तक जमा हुआ, क्योंकि जब रिटर्न फाइल हुई तभी माना जाएगा कि सब काम कंप्लाई हुआ है। तो देयर बाय पहले वाले में जून से लेके मई का आपके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, और दूसरे वाले में जैन से लेके मई का आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ बी का फर्स्ट पॉइंट। बी का सेकंड पॉइंट, फास्टेस्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर। During financial year 23-24, it sold cars for ₹150 lakhs to MS Race LLP, a distributor. एक मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ियां बेची है 150 लाख की पूरे साल में, जहां पे सेल प्राइस हर गाड़ी की 7.5 लाख रुपए है, हर गाड़ी की। द टर्नओवर फॉर द कार्स ऑफ टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑफ फास्टेस्ट लिमिटेड वाज 15 CR एंड रेस LLP वाज 8 CR। ये सेलर का है और ये बायर का है टर्नओवर पिछले साल का। What shall be the TCS या TCS implication? आपके दिमाग में यहां पर 3 प्रोविजंस लगते हैं। कौन से लगते हैं सर? स्पेसिफिकली बताऊं तो 206C1F, 194Q एंड 206C1H। क्वेश्चन डिजाइन इस तरीके से किया कि 3 मार्क मिल जाए आपको। आप तीनों चीजें एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए 206C1F, क्योंकि दैट इज मोर स्पेसिफिक पढ़ा जाता है 206C1F। सर वहां पे लिखा होता है कि अगर 10 लाख रुपए या उससे ऊपर की 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी की सेल होती है ना, तो उस पे टीसीएस लगता है। बट सर यहाँ पर तो 7.5 लाख की गाड़ी है, टोटल भरे ऊपर गया उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड एक प्रॉब्लम और है, यहाँ मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर में टीसीएस नहीं होता, इसका मतलब 206C1F नहीं लगेगा। ये बात आपको पहले क्लियर करनी है। अब दूसरी बात, तो सर 194Q या 206C1H लग सकता है। 194Q में टीडीएस लगता है अगर बायर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होता है, एंड जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ज्यादा होती है। और अगर सेलर का टर्नओवर ज्यादा होता है 10 करोड़ से ज्यादा,
तो उस केस में 50 लाख के ऊपर वाली कंसिडरेशन पे टीसीएस लगाया जाता है। तो सर अगर दोनों होंगे तो टीडीएस भी हो टीसीएस भी हो तो टीडीएस लगाया जाता है। तो पहले यहां पर आप चेक करो सर क्या टीडीएस लग रहा है। सर टीडीएस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि बायर का टर्नओवर पिछले साल का 10 से कम है, देयर बाय वो एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो सर क्या टीसीएस लगेगा? यस टीसीएस लगेगा। टीसीएस कितने पे लगेगा? 150 लाख में से 50 लाख हटाने के बाद जो 100 लाख की अमाउंट है उस पे 0.1% का टीसीएस लागू किया जाएगा, अज्यूमिंग दैट कि वो पैन एंड आधार का जो हमारा डिस्कशन होता है वो अवेलेबल है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो मैं मानूंगा पैन कार्ड अवेलेबल है, देयर बाय 0.1% लगा दिया जाएगा। अगर पैन कार्ड नहीं होता तो 1% लगा दिया जाता, जैसा हम पढ़ते हैं। जैसे 194Q में भी 0.1% है, अगर पैन कार्ड नहीं होता तो 5% होता है। वैसे यहां पर पैन कार्ड नहीं होगा तो 1% है। ये तीन बातें आप समझाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे डिस्कशन पे। द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ऑफ राधेश इनकम, एज 47 years, posted in a private company in Delhi for previous year 23-24। ये सैलरी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सैलरी की डिटेल्स आपको सारी दिखाई दे रही है कुछ 7 पॉइंट्स तक। आपको टैक्सेबल सैलरी इनकम निकालनी है, assuming that he has opted out of default regime, ऑल्टरनेटिव रिजाइम से निकालनी है, ओल्ड रिजाइम से निकालनी है। 7 पॉइंट्स दिए हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है तो एक एक करके फर्स्ट पॉइंट से चालू करें तो 35,000 का बेसिक पे है टिल जनवरी, और फिर 40,000 हो गया फ्रॉम फरवरी। तो आपने 35,000 इंटू 10 प्लस 40,000 इंटू 2 किया होगा तो 4,30,000 आ गई आपकी बेसिक सैलरी। सीधे आपने लिख लिया होगा पर्टिकुलर्स बना के। दूसरा, डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी, 54% फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वो तो अभी काम ही नहीं लगेगा, वो तो लिमिट निकालने के काम लगता है। अभी तो आपको खाली 30% वाली बात काम लगेगी। तो आप डियरनेस अलाउंस लिख लोगे 30% ऑफ 4,30,000, दैट विल बी 1,29,000, 1,29,000 आ जाएगा। तीसरा, लीव एनकैशमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। सर लीव एनकैशमेंट प्रीवियस ईयर 23-24, क्या आप रिटायर हो गए हैं या काम कर रहे हैं? सर काम कर रहे हैं हम, अभी तो पोस्टेड है हम रिटायर कहां हुए? अगर पोस्टेड हो तो ड्यूरिंग सर्विस है, ड्यूरिंग सर्विस है तो पूरा 10,000 टैक्सेबल किया जाता है। इसके अंदर कोई भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, चाहे आप कोई भी हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्योंकि 10(10)AA का एग्जेम्पशन अवेलेबल तभी होता है जब रिटायरमेंट या डेथ की सिचुएशन होती है। ही रिसीव्ड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, आने वाले महीने की सैलरी अभी मिल गई 31 मार्च 2024 को। सर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये जो सैलरी मिली है आपको अप्रैल 2024 की, तो अप्रैल 2024 की सैलरी कितनी रही होगी? 40,000, तो 40,000 लेना पड़ेगा क्योंकि इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो रिसीट हो गई ना, भले ड्यू नहीं हुई है। He also received an arrear salary for the month of March 2023 on this same day। 31 मार्च 2024 को मार्च 2023 की सैलरी पेंडिंग थी, वो मिली है। तो सर वो ड्यू तो तभी हो गई थी, और अगर ड्यू तभी हो गई थी तो एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल भी तो प्रीवियस ईयर 22-23 में कर दिया गया होगा। 23-24 में तो हम वापस कंसीडर करेंगे नहीं उसे, देयर बाय इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये तो पहले ही टैक्स हो चुका होगा प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर। हाँ, अगर आप ऐसा मानो कि ये तब टैक्स नहीं हुआ था तो फिर आपको इसे भी शामिल करना पड़ेगा 35,000 के अमाउंट को, क्योंकि मार्च 2023 की बात की जा रही है, तब बेसिक सैलरी 35,000 रही थी आपकी। बट हम ऐसा जनरली ये मानेंगे कि भाई तब आपको अमाउंट ड्यू हो गई होगी तो उस समय का अमाउंट उसी साल टैक्सेबल होगा, तो ये अभी हमने वापस इंक्लूड नहीं किया है। फिर दिया है हिज एम्प्लॉयर गिव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फुल्ली फर्निश्ड। हैवी पॉइंट हो गया ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में रेंट फ्री अकोमोडेशन में थोड़े पंगे क्या है सर? 1 सितंबर से अपडेशन हुआ था, 1 सितंबर 2023 से अपडेशन हुआ, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का ट्रीटमेंट अलग है, और सितंबर से लेकर मार्च 7 महीने का ट्रीटमेंट अलग है। जिसमें बोला इन दिल्ली बोला है तो अब आपको पॉपुलेशन सेंसस की जरूरत ही नहीं है, हाईएस्ट ही पकड़ना होता है, दिल्ली मुंबई ऐसा कुछ दिया होता है। तो इसका मतलब 5 महीने के लिए 15% ऑफ सैलरी होता है 5 महीने के लिए, और बाकी 7 महीने के लिए 10% ऑफ सैलरी होता है, जिसमें सैलरी का मतलब ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स होता है, जिसमें हम परक्विजिट्स को कंसीडर नहीं करते और डियरनेस अलाउंस का खाली परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ही कंसीडर करते हैं। दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। क्लियर हो गया? एक्चुअल हायर चार्जेस की भी जरूरत नहीं है, खाली ओन्ड है वो है, और रेंट फ्री है तो कोई पेड बाय एम्प्लॉय भी नहीं है। फुल्ली फर्निश्ड है तो फर्निश की डिटेल अलग से दी होगी, उसका कैलकुलेशन भी देखना होगा। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 19-20 द परक्विजिट वैल्यू ऑफ सच रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन वाज वैल्यूड एट 39,000। बोला 19-20 में इतना था, हमें क्या करना है? यूजलेस डेटा, कोई काम का डेटा नहीं है। The employer has also provided him with a facility of gardener to maintain this house। साथ में गार्डनर भी प्रोवाइड किया हुआ है। The salary of the gardener paid by the employer was ₹1,000 per month। तो यहां तो बड़ा सिंपल रहेगा कि जो सैलरी आपने रीइंबर्स कर दी गार्डनर की, वो एक सर्वेंट हो गया, सर्वेंट की फैसिलिटी के लिए 1000 × 12,000 उठा के इंक्लूड कर लिया जाएगा सीधे
ग्रॉस सैलरी के अंदर, उसके रिलेटेड तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। द फर्नीचर एंड अप्लायंसेज वर बॉट बाय द एम्प्लॉयर एट एन एग्रीगेट कॉस्ट, बहुत सालों पहले 1,50,000। हमको 1,50,000 से मतलब है क्योंकि 1,50,000 का 10% आपको 15,000 ग्रॉस सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। 15,000 आपका ऐड किया जाएगा और ये तो पूरे साल का सेम ही है, 10% कर देना है आपको सीधे सीधे। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स 4,000 पर मंथ फॉर द सेड हाउस वर पेड बाय द एम्प्लॉयर, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 आप ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। अब खाली आपको ये 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी वाला डिस्टिंक्शन करना है, तो ये डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको पूरे साल की सैलरी चाहिए होगी। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन में जो बाकी बची हुई बातें हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे आएंगे ताकि क्लैरिटी रहे। तो बाकी बची हुई बातें क्या है, सीआईआई दिया यूजलेस, कोई काम का ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ होता है खाली। द एम्प्लॉयर आल्सो स्पेंड 50,000 ऑन अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग स्किल्स, दिस इज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट टैक्सेबल, उसे टैक्सेबल किया ही नहीं जाता, एग्जेम्प्ट होता है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर उनकी वाइफ को एडमिट किया गया एक नोटिफाइड हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसीज, और हॉस्पिटल के बिल आए 3,50,000। वाइफ इज कवर्ड इन फैमिली मेंबर मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, और नोटिफाइड हॉस्पिटल बोला है मतलब वो सरकारी हॉस्पिटल होंगे जो नोटिफाई किया हुआ है, देयर बाय ये अमाउंट भी हो जाएगी एग्जेम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी आपको कुछ नहीं करना था। अब ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के बेसिस पे आपको वो 15% और 10% करना होगा। तो 15% 10% करते वक्त आपको डिस्क्रिमिनेशन करना होगा 5 मंथ्स का और 7 मंथ्स का, ये डिवाइड करते हुए चलना होगा। और ये डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सैलरी वगैरह भी चेंज हो रही है। जैसे हम बेसिक सैलरी जो लेने जाएंगे, वो बेसिक सैलरी जो आप 5 महीने के लेने जाओगे वो 35,000 के हिसाब से लोगे, 35,000 के हिसाब से लेंगे तो 1,75,000 आएगा। और जो बाकी 7 महीने आपको निकालने हैं उसके अंदर 35,000 5 महीने की होगी और 40,000 2 महीने की होगी, तो दैट विल बी 2,55,000। अब इसी से के ऊपर डिपेंड करता है डियरनेस अलाउंस, तो जो डियरनेस अलाउंस का अमाउंट है वो 1,75,000 का आपको कितना दिया हुआ है 30%, और 30% का अगेन क्या कर दिया जाएगा 54%, दैट इज 28,350। ऐसे ही अगर आप देखने जाएं तो दूसरे वाले पार्ट का 255 की अमाउंट के ऊपर 30% का 54%, दैट इज 41,310। ये हो गया बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का ट्रीटमेंट। इसके बाद आपको एक और दिया हुआ था कि वो जो सैलरी है, जो आपकी एडवांस वाली सैलरी है, वो आपकी कितनी अमाउंट की है 40,000 की, 40,000 आपने और एक इंक्लूड किया। अच्छा, उससे पहले एक लीव एनकैशमेंट भी है। हाँ, लीव एनकैशमेंट एक ट्रबल है। ट्रबल क्यों है सर? क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये 10,000 कब मिले, वो बताया ही नहीं है। बोले ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का 10,000 है, तो सर अब 10,000 या तो मिले होंगे मई के महीने में या तो मिले होंगे जनवरी के महीने में, तो सर क्या फर्क पड़ता है, टैक्सेबल तो होगा ही ना। अरे होगा, बट मैं यहाँ 5-7 महीने में फंस गया ना। रियल लाइफ में तो मैं एम्प्लॉयर से पूछ लेता ना, एम्प्लॉय से कि भाई कब मिले, एग्जैक्ट डेट बता दे, जिस दिन बैंक अकाउंट में आया उस तरफ कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। बट क्वेश्चन ने वो बताया ही नहीं है। अब बताया नहीं है तो ये अजम्पशन के लिए ओपन हो गया। अब मेरी इसमें राय है कि आप इसके अंदर हो सकता है कि 10,000 को 5 और 7 में तोड़ के कर लो, कि इधर इंटू 5/12 कर लिया, इधर इंटू 7/12 कर लिया, या फिर इनमें से किधर भी डाल लो, इनमें से कुछ भी कर सकते हो और आप नोट लगा दो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है यहां पर। एग्जाम में क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि भाई ये 10,000 कब मिले हैं। तो एक बार आसान रखने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं नोट डाल के कि ये 10,000 यहां आएंगे, या एक काम करते हैं ना, इधर ले लेते हैं, बिकॉज जनरली एंड ऑफ द ईयर पे मिलती है कि भाई इतने साल का एक्यूमुलेट हुआ था और एंड ऑफ द ईयर पे मिल गए, तो मैंने उसको इधर कंसीडर कर लिया। बट मैंने कहा इसमें ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन में आंसर में ये अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो 10,000 आपका यहां पर ये कंसीडर कर लिया जाएगा। ये एक और हमारा ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा हमें और क्या लेना होता है? इसके अलावा सर ये 12,000 क्या ये गार्डनर सैलरी वाला लेना होता है? नहीं, क्योंकि ये परक्विजिट होता है। क्या ये 15,000 और 48,000 जो आपके अमाउंट्स आए थे, कौन से आए थे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, ये भी नहीं आएंगे क्योंकि ये भी परक्विजिट्स होता है और परक्विजिट्स की वैल्यू को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सर और कौन सा आइटम बच गया? और बच गया एक ये 40,000 बच गया, 40,000 का आपका एक और अमाउंट बच जाता है। सर ये 40,000, तो ये 40,000 कंसिडर किया जाएगा या नहीं? सर ये नहीं कंसिडर किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये 40,000 भले आपको अभी मिला है, ये इस साल की सैलरी नहीं है, ये अगले साल की सैलरी है। और अगले साल की सैलरी है तो हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में पढ़ा होता है, सैलरी खाली उसी पीरियड की लेनी होती है जिस पीरियड के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, एंड देयर बाय आपको इसे कंसिडर ही नहीं करना, मतलब दैट्स इट, डन हो गया। आपको इसका टोटल लगा देना है, टोटल लगा के इसको करना है इंटू 5 महीने, इसको करना है इंटू 7 महीने, और सॉरी माय बैड, इंटू 5 इंटू 7 नहीं, इंटू 5 15%,
इंटू 10%, क्योंकि 5 महीने 7 महीने का तो निकाला हुआ है हमने, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स तो पहले कर ही दिया था, और फिर जो अमाउंट निकल के आया उसे उठा के आपको ग्रॉस सैलरी के अंदर डालना पड़ेगा। तो अगर हम फटाफट इसका कैलकुलेशन देख ले तो 1,75,000 प्लस 28,350 का एक नंबर था, दैट इज 2,03,350 का 15%, तो दैट विल बी 30,502.5। एंड जो दूसरी तरफ नंबर है 2,55,000 प्लस 41,310 प्लस 10,000, टोटल इज 3,06,310, उसका 10%, so that is 30,631। इसको ऐड करेंगे 30,631 प्लस 30,502.5, तो दैट विल बी 61,133.5। ये उठा के हम यहां डाल देंगे 61,133.5। डन। ये सारे आइटम हो गए हमारे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, जीएस निकालने के लिए, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या क्या। बेसिक सैलरी हो गई 4,30,000 की, डियरनेस अलाउंस हो गया 4,30,000 का 30%, दैट इज 1,29,000। लीव सैलरी हो गई आपकी 10,000, 40,000 का अमाउंट हो गया जो एडवांस में आपको सैलरी मिली है, 12,000 का सैलरी ऑफ गार्डनर वाला हो गया, 15,000 वैल्यू ऑफ फर्नीचर हो गया, 48,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के बिल हो गए, एंड 61,133.5 हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। अब क्योंकि आपने ऑप्ट आउट किया है, इसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको और प्रोवाइड कर दिया जाएगा 50,000। ये तो वैसे भी प्रोवाइड होता, और फिर जो अमाउंट आएगी वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। दैट्स इट, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, नंबर सारे लिख ही दिए हैं, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3A। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3B, जो आपका 4 मार्क का पूछा था। मिस्टर राज, a resident individual age 69 years sold an urban agricultural land. Urban agricultural land is a capital asset 75 lakh का to Mr. Vipul on 15 December when the stamp duty valuation was 95 lakh. हालांकि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो 15 जुलाई को हो गया था, और उस दिन 4 लाख का एडवांस भी दे दिया था आईएमपीएस से, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट है वो 85 लाख से। इतना पढ़ने पे याद आ जाना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, लेकिन डेट ऑफ ट्रांसफर के लिए जाती है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले जरा भी अमाउंट अकाउंट पे चेक या प्रिस्क्राइब मोड से मिल गई तो उस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेनी होती है। यानी आपने 85 को कंसीडर किया होना चाहिए। 85 लाख आपके काम का नंबर हो गया, एंड 75 लाख एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है। तो आप कहोगे कि सर इसके बीच में जो गैप है वो अगर 10% का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 लाख का 10% 7.5 लाख होता है, गैप उससे ज्यादा है, तो जो आपका ग्रॉस सेल कंसीडरेशन है वो आप 85 लाख लेंगे। राज ने 1% पे किया है ऑफ द सेल कंसीडरेशन एज कमीशन टू अ ब्रोकर। 1% ऑफ सेल कंसीडरेशन ही होगा ना, मतलब माइनस जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो 1% ऑन 75 लाख हो जाएंगे। दैट विल बी योर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का जो अमाउंट हो गया। उसके बाद आपका नेट सेल कंसीडरेशन निकल के आ जाएगा 84,25,000 का अमाउंट। उसमें से आपको सीओए लेस करना होता है। द लैंड वाज परचेज्ड ऑन दिस डेट फॉर 10,85,000, तो 10,85,000 को आप लॉन्ग टर्म निकाल रहे हैं तो इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करने के लिए आपको दिया हुआ है 348 एंड 105, तो 348 से मल्टीप्लाई किया होगा, 105 से डिवाइड किया होगा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए आपने सीओए 10,85,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 105 किया, एंड 84,25,000 में से उसे लेस कर दिया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया 48,29,000। ये आपका एलटीसीजी निकल के आ गया। एलटीसीजी निकल के आने के बाद आपको बोला है ही परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। ये पढ़ते ही 54B याद आ जाना चाहिए। एग्जेम्पशन बोला है, ऑप्ट आउट किया है डिफॉल्ट से, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही अलाउड होता है, ऑल्टरनेटिव में भी और डिफॉल्ट से भी, दोनों में अलाउड होता है। फॉर रुपी 40 लाख, 40 लाख का, तो 40 लाख का अगर आपने सेल किया है तो 40 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8,29,000 इज योर टैक्सेबल एलटीसीजी। फिर क्या बोला है, दिस लैंड वाज सोल्ड अगेन। सर आपने अगर परचेज किया तो आपको तो लॉक इन रखना पड़ता है ना 3 साल का, इन्होंने तो सेल कर दिया फॉर रुपी 45 lakhs एंड इन्वेस्टेड द एंटायर सेल प्रोसीड्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन द सेम डे। आपको लॉक इन रखना होता है सर, आपने वो वायलेट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ही परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में परचेज किया, सर रूरल में करो अर्बन में करो एग्जेम्पशन तो मिलता ही है, क्योंकि एक और एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करने बोला होता है, ये नहीं बोला होता है कि आपको एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है। तो एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज की तो एग्जेम्पशन तो मिलेगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है। पर सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आपको होल्ड तो 3 साल करना चाहिए था ना, आपने तो उसके पहले ब्रेक कर दिया। आपने तो जनवरी के बाद मार्च में ही इसे ब्रेक कर दिया। अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया तो उस केस में तो लॉक इन तोड़ दिया। तो लॉक इन तोड़ते हैं तो क्या बोला जाता है कि जब आप उसके ऊपर कैपिटल गेन निकालोगे तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना एग्जेम्पशन मिला था वो लेस कर देना।
बट दिक्कत यह है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। तो जब उस पे कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उसके कॉस्ट में से लेस क्या करेंगे? कॉस्ट में से लेस ही नहीं कर पाएंगे। जब लेस ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आपने भले ये काम किया है, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टैक्सेबिलिटी या रिवर्सल नहीं आएगा। तो आप इस वापस सेल के ऊपर इट इज नॉट टैक्सेबल एंड नो रिवर्सल किया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट में से लेस करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन जब लगा ही नहीं तो कॉस्ट में से लेस कैसे करोगे? ये आपको 4 मार्क के अंदर एक्सप्लेन करना था। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हमें प्रोवाइड किया हुआ है सूरज, उसकी वाइफ मेघा और माइनर सन देव। इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं फॉलोइंग डिटेल्स। सूरज की ये डिटेल्स है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। मेघा की 2 पॉइंट्स है एंड देव का 1 पॉइंट है, जिसमें बोला है सूरज, मेघा और देव का टोटल इनकम निकालो, जिसमें सूरज ने डिफॉल्ट में पे करना है और मेघा और देव ने ऑप्ट आउट किया है। आपको ब्रीफली रीजंस भी देने हैं हर आइटम के ट्रीटमेंट के। तो आपको तीनों का टोटल इनकम निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है सूरज जो है उनकी डिफॉल्ट रिजाइम है और मेघा और देव जो है उनका ऑप्ट आउट है। उससे फर्क पड़ेगा ना आपके कई कैलकुलेशंस पे, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों से नहीं करना, जिसमें जो बोला है उससे वो करना है। तो हम इसे क्विकली अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन आप एक बार रीड कर चुके हैं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, आप पहले उसे रीड कर लें, फिर मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर रहे होंगे। सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म 6,15,000, वर्किंग पार्टनर थे और सैलरी 40B की लिमिट्स के तहत मिली है, तो 6,15,000 सूरज के पीजीबीपी में दिखाई देगा, टैक्सेबल होगा। सूरज की बात कर रहे हैं अभी हम। इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस ए इज 96,000, ब्रॉट फॉरवर्ड है जिसे लेट आउट किया हुआ था आपने। एंड दूसरा करंट ईयर लॉस फ्रॉम हाउस बी, जिसे भी लेट आउट किया था आपने 2,30,000, 2,30,000 का करंट ईयर लॉस है। ध्यान रखना सूरज डिफॉल्ट रिजाइम में है, डिफॉल्ट रिजाइम में है। डिफॉल्ट रिजाइम में है तो आपने डिफॉल्ट रिजाइम में पढ़ा होता है कि जो करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है वो किसी भी हेड के सामने सेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब 2,30,000 को आप सेट नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम्स, क्योंकि आप डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर हैं। And sir, what about that 96,000? 96,000 is brought forward loss. Brought forward loss set हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन brought forward loss set ही सिर्फ किसके सामने होता है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके सामने है, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको आपको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आप दूसरे हेड के सामने सेट नहीं कर सकते, मतलब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 2,30,000 सेट हो नहीं सकता और 96,000 को सेट करने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए 96,000 को आपको कैरी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मुझे बताना तो है ही नहीं ना क्या कैरी होगा क्या नहीं, तो उसमें दिमाग क्यों लगाना कि किसको कैरी करके बताना है। क्वेश्चन में खाली टोटल इनकम निकालने बोला है, तो आप अननेसेसरी चीजों में वक्त नहीं बर्बाद करेंगे एग्जाम में, आप उसे इग्नोर कर देंगे पूरी तरह से। फिर बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन 2 लाख, एनहांस कॉम्पेंसेशन, जिसमें बोला है कोई पीस ऑफ लैंड ट्रांसफर की थी जिसमें से 35,000 प्रीवियस ईयर 23-24 का है एंड बैलेंस बाकी का है। कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहां पढ़ा होता है 145B, जिसके तहत रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। तो जब रिसीव हुआ तभी टैक्सेबल है, तो अभी 2 लाख मिला तो अभी टैक्सेबल होगा, बट पूरा 2 लाख टैक्सेबल नहीं होता। IFOS में 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। डिफॉल्ट रिजाइम में भी मिलता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, दोनों में मिलता है। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर बाय चेक, ग्रैंडफादर की यंगर सिस्टर, क्या ये आपके रिलेटिव होते हैं? ग्रैंडफादर के यंगर सिस्टर नहीं सर, फादर के जो सिस्टर होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, ग्रैंडफादर के जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो रिलेटिव नहीं होते। उनसे चेक से 1,25,000 मिला है, 50,000 से ज्यादा मिला है तो 1,25,000 IFOS के अंदर चला जाएगा। डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 50,000 भी IFOS के अंदर चला जाएगा। ग्रॉस ही अमाउंट दिया है तो टेंशन ही नहीं है, आपको करके दिया है। ऑन 1 दिसंबर सूरज को 75 लाख मिले मैच्योरिटी फ्रॉम हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो 1 मई 2012 को लिया था, 1 मई 2012 को लिया था, यानी 2012-13 में लिया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पढ़ा होता है कि जो कैपिटल सम अश्योर्ड होता है उसका एक परसेंटेज तक अगर प्रीमियम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो आपका कैपिटल सम अश्योर्ड है वो 65 लाख है। तो अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं भी है कि डेट के हिसाब से क्या था, आप 10% भी लेके चलोगे कि तो 65 लाख का 10% 6.5 लाख होता है, 6.5 लाख होता है, तो आप लिमिट के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर विद इन द लिमिट तो आपको ये देखना होता है कि आपने एनुअल प्रीमियम कितना पे किया है। 6 लाख का एनुअल प्रीमियम पे किया है तो सर 6 लाख तो 5 लाख से ज्यादा होता है, और आपने ये बात नई नई पढ़ाई थी ना कि 5 लाख से ज्यादा होता है तो फिर इसे तो टैक्सेबल किया जाता है। अरे सर पर वो उन पॉलिसीज के लिए पढ़ाई थी जो इशू हुई है 1/4/13 या उसके बाद, 1/4/23 या उसके बाद, 1/4/2023 या उसके बाद। ये पॉलिसी तो आपकी इशू हुई है 1 मई 2012 को।
देयर बाय इसके ऊपर एग्जेम्पशन रहेगा ही, आपकी 5 लाख से ज्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, दिस अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, इसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा 10(10)(d) के तहत, क्योंकि लिमिट में है, सम अश्योर्ड की लिमिट में है, देयर बाय कोई दिक्कत नहीं है, 10% की लिमिट में है, क्योंकि 1/4/12 से 31/3/13 के बीच भी 10% लिमिट थी, उसके बाद हैंडीकैप्ड वालों के लिए 15% थी, डिसेबल्ड वालों के लिए 15% थी, बाकी के लिए 10% थी, और 1/4/12 के पहले 20% थी। तो यहां पर तो आप 10% याद में रख रहे होगे, तो 10% विद इन द लिमिट है, तो दिक्कत नहीं है, 6 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा। ये सूरज के हाथ में अभी तक ट्रीटमेंट की। फिर क्या लिखा है मेघा के हाथ में, करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस, शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस फ्रॉम विद फंड्स फ्रॉम सूरज, जो उन्होंने गिफ्ट किया था, मतलब कि सूरज ने गिफ्ट दिया था मेघा को और मेघा उसी पैसे से बिजनेस कर रही हैं और उसमें लॉस हो गया। तो सर अगर गिफ्ट मिला होता है अपने ही स्पाउस से तो उससे जो भी इनकम होती है वो क्लब होती है, जिसमें इनकम ही नहीं लॉस भी क्लब किया जाता है। मतलब ये जो 8,10,000 का पीजीबीपी का लॉस है, इसी साल का लॉस है, ये क्लब कर दिया जाएगा सूरज में, इसे उठा के सूरज में डालना होगा। सूरज में डालने जाएंगे 8,10,000, तो पीजीबीपी का लॉस पहले किसके सामने सेट किया जाता है, पीजीबीपी के सामने सेट किया जाता है, तो ये 6,15,000 के सामने सेट होगी, जीरो हो जाएगा। और फिर सर क्या हम आईएफओ इसके सामने भी सेट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हो। 8,10,000 की अमाउंट थी, उसमें से 6,15,000 यहां सेट हो गया, तो बाकी 1,95,000 यहां सेट हो जाएगा। तो 1,25,000 और 50,000 में से 1,95,000 आप हटा देंगे तो आपके पास कितना अमाउंट बच जाएगा, 80,000 बच जाएगा। 225 प्लस 50, 275, 275 माइनस 195, 85,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट यहां पर बच जाएगा। ये सूरज के हाथ में ट्रीटमेंट हो गई, और इसका ट्रीटमेंट कुछ भी मेघा के हाथ में तो होगा ही नहीं। मिसेज मेघा परचेज हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हर श्रीधन, श्रीधन से कुछ भी परचेज करो उसमें क्लबिंग नहीं होती है, तो श्रीधन में कुछ भी क्लबिंग नहीं की जाती। एंड गिफ्टेड द सेम टू हर माइनर सन मिस्टर देव, मिस्टर देव माइनर सन को गिफ्ट कर दिया। आपके दिमाग में सेक्शन नंबर 27 डीम डोनर चलना चाहिए कि माइनर चाइल्ड को गिफ्ट करते हो विदाउट कंसिडरेशन तो आप ही को डीम डोनर मान लिया जाता है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी कंसिडरेशन नहीं लिया आपने। द एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज 51 लाख, तो आपने गिफ्ट कर दिया, जबकि उसकी एडिक्वेट कंसिडरेशन तो 51 लाख होनी चाहिए। इसका मतलब आपको उसका डीम डोनर माना जाएगा मेघा को, यानी कि देव को अगर इस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई होगी तो वो देव के हाथ में टैक्स नहीं होगी, मेघा के हाथ में टैक्स होगी। तो उसके लिए देव का कंटेंट दिया है, रेंट रिसीव हुआ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम मिसेज मेघा 35,000 पर मंथ, कुछ और नहीं दिया, तो 35,000 इंटू 12 करोगे आप तो 4,20,000 आएगा। म्यूनिसिपल टैक्स दिए नहीं है पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता ही है, ऑप्ट आउट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,94,000 हो जाएगा। बट ये 2,94,000 किस में टैक्सेबल किया जाएगा, मेघा में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल किया जाएगा, देव में नहीं किया जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर्स हो गए। सूरज के केस में आपका आंसर आता है 80,000, मेघा के केस में आएगा 2,94,000 और देव के केस में आएगा 0। देव के हाथ में अगर कोई इनकम होती तो उसमें भी क्लबिंग लगता, बट देव के हाथ में कोई इनकम दी नहीं है तो क्लबिंग वगैरह आई नहीं, जो इनकम थी भी वो पहले ही मिसेज मेघा के हाथ में चली गई, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी दी थी गिफ्ट उस पे उन्हें डीम डोनर मान लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, इसलिए हमने 30% का डिडक्शन भी प्रोवाइड कर दिया। डन। अब आपका आ जाता है बी पोर्शन। बी पोर्शन क्या है, वेजिटेबल लिमिटेड फाइल्स इट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन 15 दिसंबर 2023। 2 जनवरी को अकाउंटेंट को रियलाइज हुआ कि उसने खर्चा तो लिया ही नहीं 15 लाख का, इसलिए वो रिवाइज रिटर्न भरना चाहता है 139(5) के तहत। He wants to claim such expenditure is not yet completed। उसने ये कहा कि असेसमेंट तो हुआ नहीं है ना, तो मैं देयर बाय रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, रिवाइज रिटर्न, और ये क्लेम करना चाहता हूं, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात, असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न भरा कब है, 15 दिसंबर 2023, तो बिलेटेड है, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी की आइडियली ड्यू डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर होती है, लेकिन आपने 15 दिसंबर को भरा, बिलेटेड भरा, तो बिलेटेड भरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है? एकदम हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर रिवाइज करने की लास्ट डेट क्या होती है, रिवाइज करने की लास्ट डेट होती है 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2023, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो वो तो हुआ नहीं है, तो ये डेट हो गई। बट आप कब भरना चाहते हैं, 2 जनवरी 2024 को। क्या ये पॉसिबल है 2 जनवरी 2024 को आप भर पाएंगे? नहीं, रिवाइज रिटर्न पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो अकाउंटेंट कह रहे हैं कि भाई मैं रिवाइज रिटर्न भरना चाहूं, भर सकता हूं क्या, नॉट वैलिड, नहीं भर सकते, टाइम बार्ड हो चुका है, इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस, Mahindra, a resident individual aged 45 years, earned a salary income of 2 CR. He also earned dividend from unlisted shares amounting to 4 lakh. वो अपना रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, टीआरपी 139B के तहत वो टीआरपी के पास जाना चाहते हैं और टीआरपी को बोल रहे हो कि आप भर दो ना मेरा रिटर्न, तो टीआरपी रिटर्न भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा होता है कि कुछ केसेस में टीआरपी से आप रिटर्न नहीं भरा सकते। कब? जब आपकी बुक्स ऑडिट होती है
या आप कंपनी होते हैं। तो यहां पर सर ये कंपनी तो नहीं है, लेकिन इनके पास जो इनकम है उसमें क्या ऑडिट होती है? नहीं सर, ऑडिट भी नहीं होती है। तो क्या ये टीआरपी के पास जा सकता है? यस, ओके है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैलरी इनकम है और डिविडेंड इनकम है। इनकी पीजीबीपी इनकम नहीं है जिसके ऊपर अकाउंट्स की ऑडिट की लाइबिलिटी आए, देयर बाय ये आराम से टीआरपी से रिटर्न फाइल करा सकते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अलाउड। इसी का एक और ऑप्शन भी क्वेश्चन में अवेलेबल था, बट मेरे ओपिनियन में आपने ऊपर वाला ही किया होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा आसान और जल्दी हो रहा है। आपका नीचे वाला जो 4 मार्क का है वो भी डुएबल है, बट थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। जैसे कि आप रानी और इंडियन रेसिडेंट एज 34 ईयर्स डिड नॉट फाइल अ रिटर्न फॉर दीज 3 असेसमेंट ईयर, तीनों सालों का रिटर्न ही नहीं भरा। अब वो क्या बोलते हैं कि इन तीनों सालों की ये डिटेल्स है, अलग अलग डिटेल्स दी है, और आपको बोला है कि अपडेटेड रिटर्न भरना है 16/5/2024 को। आपको सजेशन देने और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बताना है, जिसमें आपको प्रोविजंस भी समझाने कि भाई तीनों सालों में क्या क्या पॉसिबल है। तो आप एक एक साल करके पकड़ो। असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 प्रोविजन क्या होता है? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का एंड है 31/3/22, उसके अंदर करेंगे प्लस 24 मंथ्स, तो वो होगा 31/3/24। 31/3/24 तक भर सकते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है, तो एडिशनल टैक्स भर देंगे। लेकिन क्या आप 31/3/24 के पहले बात कर रहे हैं? नहीं, आप तो 16 मई की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। एडिशनल टैक्स छोड़ो, आप नहीं भर पाओगे, इट इज नॉट अलाउड। असेसमेंट ईयर 21-22 का सर, व्हाट अबाउट असेसमेंट ईयर 22-23? असेसमेंट ईयर 22-23 का पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि आपका डेट क्या होगा? 31/3/25। आप 16/5/24 को भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है 12 महीने के अंदर भर रहे हैं या 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर भर रहे हैं। तो आप यहां पर देखोगे तो आप 12 महीने के बाद भर रहे हो, लेकिन 24 महीने के अंदर भर रहे हो, क्योंकि 16 मई की बात की जा रही है। ऐसा है तो आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है 50% का। 50% का एडिशनल टैक्स भरेंगे तो ही अलाउ किया जाएगा। तो टैक्स पेबल कितना है? 5,60,000, उसका और 50% आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 5,60,000 का और 50% पे कर देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेंगे, साथ में लेट फीस भी पे करेंगे, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि सर ये जो टीडीएस का अमाउंट दिया है ये अभी लेस करना बाकी है या लेस हो चुका है? क्योंकि अगर ये लेस हो चुका है तो जो बताया वो ठीक है कि 5,60,000 पे 50% भरना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, प्लस लेट फीस वगैरह भरनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये लेस होना बाकी है, तो फिर सर 5,60,000 में से 10 लाख लेस करेंगे तो हमें तो उल्टा रिफंड लेना है, और रिफंड लेना है तो टैक्स भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। टैक्स भरने का सवाल ही नहीं उठता है तो हमने ये बात पढ़ी होती है, रिफंड के सिचुएशन में तो अपडेटेड रिटर्न होता ही नहीं है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते। तो ये ऑल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकता है कि आपने क्या अजम्पशन लिया, उसके बेसिस पे फिर आपका आंसर आएगा। मेरे ओपिनियन में इसे अलग मानना चाहिए। टैक्स पेबल अलग है, टीडीएस डिडक्टेड अलग है, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, और फिर आपको नेट टैक्स पेबल दिया हुआ है। तो नेट टैक्स पेबल दिया है तो 50% का आपने कैलकुलेशन कर लिया। असेसमेंट ईयर 23-24 में आ जाए तो क्या ये पॉसिबल है? 31/3/26 तक भर सकते हैं, एकदम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आप विद इन 12 मंथ्स हैं, विद इन 12 मंथ्स है तो आपको भरना भी 25% ही पड़ेगा, 25% भरना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ऐसा बोला है 6,30,000 का टैक्स पेबल है आपका, 2 लाख का टीडीएस है। अगेन मैं मान रहा हूं कि 2 लाख का टीडीएस हो चुका है, ऑलरेडी डन, ये लेस हो चुका है, मैं ऐसा मान रहा हूं। और इंटरेस्ट जो है आपका वो टोटल निकाल के 90,000 दिया है, और बोला है जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है वो 1 लाख का आपने पे किया है। तो यहां जो आपको 25% पे करना है वो 25% किस पे करना है? तो ध्यान रखना 6,30,000 का अमाउंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, 90,000 का अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा, जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उस पर कंसिडर करना होगा, और 25% आपको लगाना होगा। ये जो टीडीएस का अमाउंट है मैं मान रहा हूं हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो पहले 6,30 में से 2 लेस कर लो, फिर जो 4,30 आएगा प्लस 90 है उस पे लगाना होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है वो अगेन एक अलग मुद्दा हो गया, वो तो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है। जो एडिशनल टैक्स है हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि आपको 25% पे करना होगा, प्लस लेट फीस आपको पे करनी होगी, वो अलग जो 5,000 की लगती है ना, आपने लेट कर दिया रिटर्न फाइल करने में, तो वो तो आपको पे करनी पड़ेगी, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप अगेन समझो, इसी वजह से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन से बेटर है कि आपने ऊपर वाला किया होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है नीचे वाला मुश्किल है, उसमें समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समय लगेगा, और पहले ही पेपर बड़ा लेंदी था, तो देयर बाय ज्यादा बेटर एडवाइजेबल था कि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होना चाहिए। दैट्स इट, डन। इनकम टैक्स का हमारा 35 मार्क का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने एमसीक्यू का कवरेज नहीं लिया, आप अगर कहेंगे तो एमसीक्यू का कवरेज का भी अब इसी तरीके से क्विक वीडियो सेशन बना देंगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको उसकी भी नीड है तो हम उसे भी कवर कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, बट जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देंगे आपको कितना अच्छे से समझ आया ये, और
कोई भी तरह का डाउट है तो उसे भी पूछे, हम उसे जल्दी से जल्दी केटर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके साथ हम और एनालिसिस ऑफ पेपर्स के लिए रेगुलरली मिलने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कुछ आप स्पेसिफिकली चाहते हैं तो हम उसे भी स्पेसिफिकली केटर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पेपर देखने से और उसे सॉल्व करने से एक आइडिया लगा होगा कि क्या लेवल का पेपर आता है। तो दिस वाज अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर। टैक्सेशन में ऐसा ही पेपर एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर आप ऐसे पेपर के लिए तैयार हैं, यानी आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आप इस लेवल की तैयारी पे अपने एग्जाम्स को अच्छे से अपीयर कर पाएंगे। फिर मिलेंगे ऐसे सेशंस के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।